मेरी प्रेमिका बनना स्वीकार करोगी तो मैं तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। तुम्हें वो हर ऐशो आराम मिलेगा जिसके तुमने सिर्फ सपने देखे होंगे। ब्रांडेड कपड़े, सोने के गहने, जो तुम चाहो वो सब तुम्हारे कदमों में होगा। बस बदले में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। और हाँ, इतना प्यार सुकून दूंगा, ऐसा रोमांस का तड़का लगाऊंगा सुबह शाम कि जिंदगी जन्नत बन जाएगी। ये कहते हुए कबीर सिंघानिया ने अनन्या का हाथ झटके से पकड़ लिया। अनन्या की आंखें हैरानी और अपमान के मारे फैल गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ाते हुए वो तल्ख लहजे में बोली, मिस्टर कबीर सिंघानिया, आप अपने होश में तो हैं? आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं? कबीर के चेहरे पर एक अजीब सी बेपरवाही थी। वो शहर के सबसे अमीर और रसूखदार सिंघानिया खानदान का इकलौता वारिस था। काफी समय विदेश में रहने के कारण उसके लिए ये सब बहुत आम था। वो भूल रहा था कि ये कोई बाहरी देश नहीं, बल्कि एक ऐसा समाज है जहां आज भी मान मर्यादा ही सबसे बड़ा गहना है। उसने कंधे उचकाकर कहा, इसमें गलत क्या है? मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरे जैसा इंसान तुम्हें चुन रहा है, वरना तुम जैसी आम लड़कियों को पूछता ही कौन है? उसकी बातों में अहंकार साहब झलक रहा था। अनन्या ने पीछे हटते हुए कड़े शब्दों में कहा, पीछे हटिए, मुझे यहाँ से जाना है। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है लड़की। बस कुछ रातें मेरे नाम कर दो, तुम्हें पैसों में तौल दूंगा। ये सुनना था कि अनन्या का सब्र जवाब दे गया। उसने पूरी ताकत से एक जोरदार तमाचा कबीर के मुंह पर जड़ दिया। कबीर को पीछे धकेलते हुए वहां से तेज कदमों से निकल गई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि एक अमीर आदमी के अहंकार पर किया गया ये वार उसे कितना महंगा पड़ने वाला है। अचानक मौसम ने करवट ली और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते सड़कों पर पानी भर गया। जब अनन्या और उसकी सहेली प्रिया कॉलेज से बाहर निकली तो सामने प्रिया का भाई कबीर अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। अनन्या का बड़ा भाई राहुल अभी तक उसे लेने नहीं पहुंचा था, जिससे वो परेशान हो उठी। उसका घर शहर के दूसरे कोने पर था। प्रिया ने अनन्या की घबराहट भांप ली और कहा, अनन्या, मौसम बहुत खराब है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। लेकिन अनन्या ने तुरंत मना कर दिया, नहीं प्रिया, तुम जाओ, मैं भाई के साथ ही जाऊंगी। अनन्या कबीर की उन तपती नजरों से बचना चाहती थी, जो उसे गाड़ी के शीशे के पीछे से लगातार घूर रही थी, मगर प्रिया उसे अपने साथ ले जाने पर अड़ गई थी। प्रिया और अनन्या स्कूल के समय से ही सबसे अच्छी सहेलियां थी। प्रिया एक बहुत बड़े और धनी परिवार से थी, जबकि अनन्या की दुनिया में उसके भाई राहुल के अलावा कोई नहीं था। अनन्या के पिता ने परिवार की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह किया था, जिस कारण सालों पहले खानदान वालों ने उनसे नाता तोड़ लिया था। उसका भाई राहुल उससे 6 साल बड़ा था और एक निजी कंपनी में काम करता था। अनन्या खुद भी छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्चा निकालती थी। राहुल हर महीने की शुरुआत में उसकी हथेली पर पैसे जरूर रखता था। जब अनन्या मना करती तो वो बस यही कहता, ये मेरा फर्ज है, मुझे इसे पूरा करने से मत रोको। अनन्या के लिए राहुल ही उसके माता पिता और सब कुछ था। वो अपने भाई पर जान छिड़कती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से, जब से उसने प्रिया के भाई कबीर को देखा था, उसके मन में एक अनजाना डर बैठ गया था। कबीर जिस तरह से अनन्या को देखता था, उसे उसकी धड़कनें कई घंटों तक बेकाबू रहती थी। वो खुद को हमेशा साधारण कपड़ों और सादगी में ढककर रखती थी, लेकिन कबीर की नज़रें हमेशा उसकी उस सादगी को भेदने की कोशिश करती थी। कबीर को अनन्या की वो मश्के हुस्न और उसकी गरिमा विचलित कर देती।
उसे समझ नहीं आता कि इस लड़की में ऐसा क्या है जो वो इतना खुद को संभाल कर रखती है। उसने कई बार अनन्या से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे हर बार दो टूक जवाब ही मिल जाता। आज भी जब बारिश तेज हो रही थी, कबीर अपनी गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था और अनन्या के घबराए हुए चेहरे को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे पता था कि आज नहीं तो कल इस चिड़िया को उसके पिंजरे में आना ही होगा। कबीर प्रिया और अनन्या की बहस खत्म होने का इंतजार कर रहा था। फिर अपनी घड़ी देखकर झुंझुलाते हुए बोला, प्रिया, कितनी देर है भाई, जल्दी करो, मैं खुद भी आधा भीग चुका हूँ। तभी अनन्या का मोबाइल बजने लगा। स्क्रीन पर उसके भाई राहुल का नंबर चमक रहा था। प्रिया ने झट से अनन्या के हाथ से फ़ोन लिया और चहकते हुए बोली, अरुल भैया कैसे हैं आप? राहुल, जो दूसरी तरफ अनन्या की आवाज़ की उम्मीद कर रहा था, प्रिया की आवाज़ सुनकर थोड़ा चौंका। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बच्ची, तुम कैसी हो? और अनन्या कहाँ है? उसके लहजे में अपनी बहन के लिए चिंता साफ झलक रही थी। वो बिल्कुल ठीक है भैया, लेकिन हद से ज़्यादा ज़िद्दी भी है, प्रिया ने शिकायत भरे लहजे में पूछा। क्यों, क्या हुआ? राहुल ने पूछा। प्रिया एक ही सांस में बोल पड़ी, आप देखिए ना, इतनी तूफानी बारिश हो रही है और पूरा कॉलेज खाली हो चुका है, लेकिन ये मेरे साथ घर जाने को तैयार ही नहीं है। बस एक ही रट लगा रखी है कि आपके साथ ही जाएगी, जबकि उसे पता है कि आपका ऑफिस यहाँ से कितनी दूर है और मौसम कितना खराब है। प्रिया की बात एकदम सही थी। राहुल का ऑफिस शहर के दूसरे छोर पर था और इस बारिश में सड़कों पर पानी भरने की वजह से उसका कॉलेज पहुंचना नामुमकिन था। राहुल ने भारी मन से कहा, अनन्या को फ़ोन दो, मैं उससे बात करता हूँ। अनन्या ने भाई से बात की। राहुल ने उसे समझाते हुए कहा, अनन्या देखो कितनी तेज़ बारिश है, तुम आज प्रिया के घर चली जाओ, मैं कल सुबह तुम्हें वहीं से ले लूँगा। अभी सड़कों पर निकलना खतरे से खाली नहीं है। भाई की बात अनन्या टाल नहीं सकती थी। मजबूरन उसे हामी भरनी पड़ी। जैसे ही अनन्या गाड़ी की तरफ बढ़ी, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिया, तुम्हारी सहेली शायद मुझसे डरती है, इसीलिए हमारे साथ आने से इतना कतरा रही है। अपने दिल की बात कबीर के मुंह से सुनकर अनन्या का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उसने अनचाहे ही पास खड़े कबीर की तरफ देखा, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अनन्या चुपचाप पीछे की सीट पर बैठ गई। कबीर ने गाड़ी स्टार्ट की और सामने का शीशा इस तरह सेट किया कि अनन्या का चेहरा साफ नजर आए। गाड़ी चलाते समय उसकी बेबाक नज़रें बार बार शीशे में अनन्या को देख रही थी। अनन्या की गोरी रंगत, बादामी आंखें और तीखे नयन नक्श उसे किसी कलाकार की बनाई सुंदर पेंटिंग की तरह लग रहे थे। कबीर का ध्यान सड़क पर कम और अनन्या पर ज़्यादा था। प्रिया अपनी धुन में लगातार बातें किए जा रही थी, लेकिन अनन्या अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो एक और थप्पड़ कबीर के मुंह पर जड़ दे, जो बिना किसी शर्म के उसे लगातार घूर रहा था। गाड़ी एक बड़ी मार्केट के सामने रुकी। प्रिया ने कहा, अनन्या, तुम बस 2 मिनट रुको, मैं बुटीक से अपने कपड़े लेकर आती हूँ। प्रिया तेजी से बाहर निकल गई। अब गाड़ी में सिर्फ कबीर और अनन्या थी। एक भारी खामोशी छा गई। अनन्या घबराहट में अपने हाथों को मसल रही थी, जबकि कबीर उसकी इस बेचैनी का आनंद ले रहा था। आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? कबीर ने शरारती लहजे में पूछा। अनन्या ने अचानक अपनी नज़रें उठाकर उसे देखा। एक पल के लिए दोनों की आंखें मिली। कबीर का दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने सोचा, कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है? ये आंखें हैं या कोई गहरा समंदर? अनन्या की आंखों में शिकायत थी, जैसे वो कह रही हो कि आप अच्छे से जानते हैं कि मैं क्यों परेशान हूँ।
कुछ पल बाद कबीर फिर बोला, वैसे क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? ये सुनते ही अनन्या के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। उसने तीखे सर में जवाब दिया, मैं इन फालतू कामों में दिलचस्पी नहीं रखती और ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। कबीर कहाँ पीछे हटने वाला था। उसने आगे कहा, हैरत है, इतनी सुंदर लड़की और अभी तक अकेली यकीन करना मुश्किल है। देखिए मिस्टर कबीर सिंघानिया, अनन्या का स्वर अब और कड़ा हो गया था। आप मेरी सहेली के भाई हैं, बस इसीलिए मैं आपका सम्मान कर रही हूँ, लेकिन आपकी इन फालतू बातों को मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। गुस्से से अनन्या की नाक लाल हो गई थी। उसे इस हाल में देखकर कबीर को हंसी आ गई। उसके लाल गाल देखकर कबीर का मन मचलने लगा, लेकिन उसने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। वो तो बस उसे तंग करके देखना चाहता था कि वो गुस्से में कैसी लगती है, और वाकई गुस्से में वो और भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी। तभी प्रिया वापस आती दिखी। प्रिया गाड़ी में वापस आ गई थी। अनन्या ने उसे जरा सख्त लहजे में कहा, प्रिया तुम प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ दो, मुझे अब और देर नहीं करनी। मेरा घर भी तुम्हारा ही घर है अनन्या। प्रिया ने उसकी बात को हमेशा की तरह मजाक में उड़ा दिया। वो जानती थी कि अनन्या उसे मना नहीं कर पाएगी। अनन्या बेबस रह गई, क्योंकि मुश्किल वक्त में प्रिया ने हमेशा उसका साथ दिया था और वो उन एहसानों को भूल नहीं सकती थी। जब अनन्या और प्रिया की दोस्ती हुई थी, तब प्रिया के दोनों भाई बाहर थे। बड़ा भाई कबीर सिंघानिया लंदन में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था और दूसरा भाई रोहन अमेरिका में अपना कारोबार संभाल रहा था। प्रिया अक्सर उनका जिक्र करती थी, लेकिन अनन्या ने कभी खास दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। कुछ महीने पहले ही कबीर पढ़ाई पूरी कर वापस आया था और उसका इरादा यहीं शादी करके सेटल होने का था। कबीर की माँ कौशल्या देवी इन दिनों अपने बेटे के लिए लड़की तलाश रही थी, लेकिन वो जिसे भी देखती कबीर एक नज़र डालकर मुंह बना लेता और कहता, माँ ये मेरे स्टैंडर्ड पर खरी नहीं उतरती। कौशल्या देवी भी अपने बेटे के इस अड़ियल रवैया से परेशान हो चुकी थी। अनन्या जब प्रिया की विशाल हवेली में दाखिल हुई तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। हवेली में काफ़ी बदलाव हुए थे। गैलरी में नई पेंटिंग्स लगी थी। अनन्या एक पेंटिंग्स के सामने जाकर रुक गई। वो एक लड़की की तस्वीर थी, लेकिन उसके शरीर पर सिर्फ एक झीना सा कपड़ा था। उस तस्वीर में शालीनता से ज़्यादा प्रदर्शन था। अनन्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने अपनी आंखें झुका ली। तभी प्रिया पास आकर चहकते हुए बोली, तुम्हें पता है, ये सारी पेंटिंग्स मेरे भाई कबीर ने बनाई है। वो बहुत कमाल के चित्रकार है। अनन्या ने अनजाई ही कबीर की तरफ देखा, जो उसे ही घूर रहा था, जैसे उसकी तारीफ का इंतजार कर रहा हो। अनन्या ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने मन ही मन सोचा, कितनी घटिया पसंद है इस इंसान की। कबीर को अनन्या की खामोशी पर गुस्सा आया। उसे उम्मीद थी कि अनन्या कम से कम उसकी कला की सराहना तो करेगी, लेकिन अनन्या के चेहरे पर नफरत के भाव देखकर उसे अपनी हार महसूस हुई। रात के खाने के वक्त हर कोई अनन्या को मेहमान की तरह सम्मान दे रहा था। कौशल्या देवी को वो लड़की अच्छी तो लगती थी, लेकिन सिर्फ अपनी बेटी की सहेली की हैसियत से। जब एक बार प्रिया ने कबीर के लिए अनन्या का नाम लिया था, तो कौशल्या देवी आग बबूला हो गई थी। उन्होंने साफ कह दिया था, दोबारा ये बात अपने मुंह से मत निकालना। मेरे बेटे का स्तर इतना नहीं गिरा है जो वो उस मामूली सी लड़की से शादी करेगा। प्रिया अपनी मम्मा की बातें सुनकर दंग रह गई थी और काफी समय तक उनसे नाराज भी रही थी। बाद में उन्होंने अपनी बेटी को मना लिया था, लेकिन अनन्या के बारे में उनके ख्याल नहीं बदले थे।
वो अभी भी उसे एक साधारण सी लड़की ही समझती थी। खाने के दौरान उन्होंने प्रिया के ससुराल वालों की तारीफें शुरू कर दी। वो उसके दहेज की बातें कर रही थी। मैं तो प्रिया की सारी खरीदारी अमेरिका से ही करवाऊंगी। पता है, उसके ससुराल से प्रिया के लिए डायमंड का सेट आया है, पूरे 1 करोड़ का। फिर अनन्या की ओर देखकर तंज कसते हुए बोली, वैसे मैं तुम्हें भी क्या बता रही हूँ? तुम्हें भला क्या पता कि डायमंड क्या होता है? तुमने तो आज तक बस आर्टिफिशियल गहने ही देखे और पहने होंगे। अनन्या को महसूस हुआ जैसे बातों बातों में उसे उसकी हैसियत याद दिलाई जा रही है। उनकी बातों से अनन्या का दिल भर आया और वो जल्दी से खाने की मेज से उठ गई। प्रिया ने नाराजगी से अपनी मम्मा को देखा तो उन्होंने कंधे उचका दिए। प्रिया के पिता मिस्टर सिंघानिया भी उनसे नाराज दिखे। उन्होंने कहा, वो बच्ची हमारे घर मेहमान बनकर आई है, कम से कम आज तो खुद पर थोड़ा काबू रख लेती। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, कौशल्या देवी ने जवाब दिया। फिर अपने पास बैठे बेटे से पूछा, कबीर बेटा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? कबीर ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई। मम्मा, आप कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। ये कहकर उसने अपनी मम्मा को गले लगा लिया। कबीर जानता था कि मम्मा ने जो कहा वो कड़वा सच था। इसी वजह से कबीर अपनी मम्मा को बहुत चाहता था। कौशल्या देवी अपने बेटे कबीर को बहुत पसंद करती थी क्योंकि वो हमेशा उन्हीं का पक्ष लेता था। कबीर सिर्फ एक ही मामले में अपनी मम्मा की बात मानने से कतराता था और वो थी उसकी शादी। रात के वक्त अनन्या और प्रिया काफी देर तक बातें करती रही। बातों बातों में प्रिया तो सो गई, लेकिन अनन्या की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो कबीर सिंघानिया के बर्ताव को समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो इंसान उसे चाहता क्या है। आज रास्ते में कबीर ने जिस तरह की बातें की थी, अनन्या का मन हुआ कि वो प्रिया को सब बता दे, लेकिन फिर ये सोचकर चुप रह गई कि अगर प्रिया ने उस पर यकीन नहीं किया तो उनकी पुरानी दोस्ती टूट जाएगी। रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका था और वो अभी भी खिड़की के पास खड़ी थी। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि नीचे बगीचे में बैठा कबीर टकटकी लगाए खिड़की पर मौजूद उसके चांद से चेहरे को ही देख रहा है। उसे अनन्या पसंद आ गई थी और उसके दिल में उसे पाने की तलब बढ़ती जा रही थी। बचपन से ही कबीर की ये आदत थी। उसने जिस चीज़ को भी चाहा उसे हासिल करके ही दम लिया, चाहे वो कोई वस्तु हो या कोई इंसान। अनन्या खिड़की से हटी तो उसे प्यास महसूस हुई। कमरे के जग में पानी नहीं था। गला सूखने के कारण वो दबे पांव कमरे से बाहर निकली। उसे इतना पता था कि रसोई नीचे वाली मंजिल पर है। रसोई ढूंढने में उसे ज़्यादा देर नहीं लगी, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसकी नज़रें कबीर सिंघानिया पर जा टिकी। वो शेल्फ से सटकर खड़ा पानी पी रहा था। कबीर को भी अनन्या की वहाँ मौजूदगी देखकर सुखद हैरानी हुई। उसकी आंखों की चमक देखकर अनन्या ने तुरंत अपनी नज़रें चुरा ली। मेहमाने खास, साहिबा, क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? कबीर ने मेहमाने खास शब्द पर बहुत जोर देते हुए पूछा। मुझे पानी पीना था, अनन्या ने संक्षिप्त जवाब दिया। अरे, तो आप हुक्म कीजिए, कबीर ने कहा और पानी का गिलास भरने लगा। अनन्या जल्दी से बोली, आप कष्ट मत कीजिए, मैं खुद ले लूंगी। वो उसके हटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन कबीर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। अचानक कबीर का लहजा बदल गया। उसने फिर वही बात दोहराई, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं तुम्हें बहुत ऐश करवाऊंगा। ब्रांडेड कपड़े, सोने के गहने, जो तुम चाहो वो सब तुम्हारा होगा। बस बदले में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। ये कहते हुए कबीर ने अनन्या का हाथ पकड़ लिया। अनन्या की आंखें
गुस्से और अपमान से लाल हो गई। अपना हाथ छुड़ाते हुए वो चिल्लाई, मिस्टर कबीर सिंघानिया, आप होश में तो हैं? आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं? कबीर के चेहरे पर वही घमंड था। इसमें गलत क्या है? मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरे जैसा इंसान तुम्हें चुन रहा है, वरना तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियों को पूछता ही कौन है? वो विदेश से आया था और उसे लगा था कि यहाँ भी सब वैसा ही होगा। वो भूल रहा था कि अनन्या एक स्वाभिमानी और संस्कारित परिवार की लड़की है, जिसके लिए ये बातें किसी अपमान से कम नहीं थी। पीछे हटिए, मुझे जाना है। अनन्या की आवाज़ सख्त थी। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है लड़की, बस कुछ रातें मेरे नाम कर दो, तुम्हें पैसों में तौल दूंगा। अनन्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसका मन हुआ कि वो अभी तमाशा खड़ा कर दे, लेकिन वो जानती थी कि कबीर एक बहुत शक्तिशाली इंसान है और उसे चुनौती देना खुद के लिए मुसीबत मोड़ लेना होगा। प्रिया ने उसे कबीर के पुराने किस्से सुनाए थे जो अब उसके दिमाग में घूम रहे थे। जैसे ही वो पलटी, कबीर ने गुस्से में उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। तुम्हें आखिर मेरी गर्लफ्रेंड बनने में क्या तकलीफ है? वो गुस्से में था क्योंकि आज तक किसी लड़की ने उसे इस तरह ठुकराया नहीं था। अनन्या का भी बुरा हाल था। देखिए मिस्टर, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे कोई दोस्ती नहीं करनी। मेरे लिए ये सब किसी गाली से कम नहीं है। और दूसरी बात, आप मेरे स्टैंडर्ड पर खड़ी नहीं उतरते। सुन लिया जवाब। अब मेरा हाथ छोड़िए वरना मैं शोर मचा दूंगी। कबीर पल भर के लिए हैरान हुआ, फिर सिर पीछे झुकाकर अजीब तरह से हंसने लगा। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किससे बात कर रही हो? तुम मुझे यानी कबीर सिंघानिया को ये कह रही हो? तुम जैसी एक मामूली लड़की के स्तर पर पूरा नहीं उतरता। ये कहकर वो एक बार फिर ठहाका मारकर हंसने लगा। उसने अनन्या का हाथ अब छोड़ दिया था। अनन्या ने अपनी नजरें झुकाने की बजाय उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मिस्टर कबीर सिंघानिया, आपके लिए स्तर का मतलब शायद ये दौलत, गाड़ियां और ऊंची हवेली होंगी, लेकिन मेरे लिए स्तर का संबंध इंसान के मजबूत चरित्र से है। जिसका चरित्र जितना दृढ़ होगा, मेरी नज़र में उसका स्टैंडर्ड उतना ही ऊंचा होगा। मैं खुद एक स्वाभिमानी और मजबूत चरित्र वाली स्त्री हूँ और मैं कभी ये बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मुझे आप जैसा ओछा शख्स मिले। वो अपना एक एक शब्द चबाते हुए बोली थी। कबीर की आंखें पल भर में क्रोध से लाल अंगारा हो गई। तुम तो ऐसी बात कर रही हो जैसे तुम खुद कोई बहुत बड़ी सती सावित्री हो। मैं तुम जैसी लड़कियों से अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ जो अपनी मासूमियत का मुखौटा पहनकर अमीर जादू को अपने जाल में फंसाती हैं, और तुमने भी ना जाने कितने उसके बाकी शब्द मुंह में ही रह गए। अनन्या का हाथ उठा और पूरे वेग के साथ कबीर के चेहरे पर निशान छोड़ गया। बस, बहुत हो गया। दोबारा एक शब्द भी अपने मुंह से मत निकालिएगा, वरना मैं आपकी तरह मर्यादा भूल जाऊंगी। अनन्या का शरीर खौफ और गुस्से से कांप रहा था। तभी रसोई में कौशल्या देवी दाखिल हुई। क्या हो रहा है यहाँ? उन्होंने ऊंची आवाज में चिल्लाकर पूछा। अनन्या लड़कर 2 कदम पीछे हट गई। कौशल्या देवी जब अपने बेटे के चेहरे पर उंगलियों के निशान देखे तो उन्हें समझने में देर नहीं लगी। वो अगले ही पल अनन्या पर झपट पड़ी। अनन्या की चीखें सुनकर घर के बाकी लोग भी जमा हो गए। प्रिया भी भागते हुए नीचे आई और उसने अनन्या को अपने पिता के पीछे छुपते देखा। कौशल्या देवी अनन्या को अपशब्द कह रही थी, जबकि कबीर वहां से चुपचाप निकल गया। कौशल्या देवी ने प्रिया को देखते ही चिल्लाकर कहा, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि इस 2 कौड़ी की लड़की को घर में लाने की जरूरत नहीं है। देखो,
वही हुआ जिसका डर था। ये मेरे बेटे पर डोरे डालने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने थप्पड़ का जिक्र तक नहीं किया, बल्कि सीधे अनन्या के चरित्र पर झूठा इल्जाम लगा दिया। कबीर बिना कुछ बोले अपने कमरे की ओर चला गया। अनन्या ने रोते हुए प्रिया की तरफ देखा और सिर हिलाकर कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है प्रिया, मम्मा को गलतफहमी हुई है, मैंने कुछ नहीं किया, तुम जानती हो ना मुझे। वो छोटे बच्चों की तरह सिसक रही थी। प्रिया उसे लेकर कमरे में आने लगी तो पीछे से कौशल्या देवी फिर चिल्लाई, इस आस्तीन के सांप को बाहर निकालो, तुम इसे फिर अपने कमरे में ले जा रही हो। प्रिया ने अपनी मम्मा की बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो अनन्या को अच्छे से जानती थी। उसने अनन्या का हाथ थामकर मजबूती से कहा, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम जो कह रही हो वही सच है। मैं तुम्हारे चरित्र पर कभी शक नहीं करूंगी। बताओ क्या हुआ था। अनन्या ने गले लगकर रोते हुए प्रिया को कबीर की सारी बदतमीजी बता दी। प्रिया का खून खलने लगा। वो कबीर की चंचल तबीयत और उसके बाहरी चाल चलन से वाकिफ थी, पर उसे अंदाजा नहीं था कि वो उसकी सहेली के साथ ऐसा करेगा। उसने अपने भाई की तरफ से अनन्या से माफी मांगी। अगली सुबह प्रिया अनन्या को उसके घर छोड़ आई। अनन्या अपने दुख में इतनी डूबी थी कि उसने अपने भाई राहुल का मुरझाया हुआ चेहरा भी नहीं देखा। राहुल की तबीयत इन दिनों बहुत खराब थी। उसे खून की उल्टियां हो रही थी। काम के दबाव और बीमारी की वजह से ऑफिस में उससे एक बड़ी गलती हो गई, जिससे कंपनी की एक बड़ी डील रद्द हो गई। उसका परिणाम ये था कि बॉस ने राहुल को नौकरी से निकाल दिया और इस महीने का वेतन भी नहीं दिया। राहुल शाम को अपने एक दोस्त के साथ बैठा घर के खर्चों की चिंता कर रहा था। तभी कमरे से निकली अनन्या ने सारी बातें सुन ली। वो अपने भाई के पास आई और उसे तसल्ली देते हुए बोली, भाई आप फिक्र मत कीजिए, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। राहुल को अपनी छोटी बहन पर बहुत प्यार आया। अनन्या ने वो सारे पैसे निकाले जो राहुल उसे हर महीने देता था और उसने बचा कर रखे थे। उसने वो अच्छी खासी रकम राहुल के हाथों में रखी और मुस्कुराते हुए कहा, इन पैसों से अभी हमारा काम चल जाएगा। भाई आप इस महीने की चिंता ना करें, ये दिन आराम से कट जाएंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी काबिलियत देखकर कोई भी अच्छी कंपनी आपको तुरंत नौकरी दे देगी। राहुल ने भावुक होकर अनन्या का सिर अपने सीने से लगा लिया। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने ठहरे हुए लहजे में पूछा, अनन्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम कुछ मुरझाई हुई सी लग रही हो। वो भाई बहन थे। राहुल उसकी आंखों की हल्की सी नमी भी पहचान लेता था। अनन्या ने घबराहट में अपने हाथ मसले और धीमी आवाज में कहा, भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है, बस आप अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। ये कहकर वो वहाँ से उठकर चली गई। राहुल को तसल्ली तो मिली, लेकिन उसके शरीर में उठता दर्द उसे फिर से बेचैन करने लगा। उसका मन हुआ कि वो डॉक्टर के पास जाए, पर घर के हालात और खाली जेब उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। वो अपनी दवाइयों पर पैसे खर्च नहीं करना चाहता था। उसे अनन्या की शादी करनी थी, उसके लिए खुशियाँ बटोरनी थी। वो अपनी ज़रूरतों को पूरी तरह भूल चुका था। दूसरी तरफ कबीर सिंघानिया गुस्से से पागल हो रहा था। उसे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि उस साधारण सी लड़की ने उस पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की। उसका दिल कर रहा था कि वो सब कुछ तहस नहस कर दे। वो 2 दिनों तक घर भी नहीं गया। कौशल्या देवी उसे फ़ोन मिलाती रही, पर उसका नंबर बंद आ रहा था। इन 2 दिनों में कबीर ने अनन्या के बारे में सारी जानकारी निकलवा ली थी। उसे पता चला कि उसका एक भाई राहुल ही उसका इकलौता सहारा है। जब कबीर को पता चला कि राहुल एक कंपनी में काम करता था,
तो उसने अपने रसोक का इस्तेमाल कर उसे वहाँ से निकलवा दिया। वो उन दोनों भाई बहन को घुटनों पर लाना चाहता था ताकि वो अपनी हार का बदला ले सके। अगली सुबह जब अनन्या राहुल को नाश्ते के लिए उठाने गई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल खून की उल्टियां कर रहा था। अनन्या का दिल डूबने लगा। उसने तुरंत भाई को सहारा दिया और अस्पताल चलने की जिद की। राहुल जाने को तैयार नहीं था। उसने वही रट लगा रखी थी, अनन्या अगर डॉक्टर ने ज्यादा पैसे मांग लिए तो तुम्हारी पढ़ाई के फीस का इंतजाम मुश्किल हो जाएगा। राहुल एक स्वाभिमानी इंसान था। उसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था। अनन्या भी उसी की परछाई थी। जब वो अस्पताल पहुंचे तब तक राहुल की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। रिपोर्ट्स आने पर पता चला कि राहुल को कैंसर है और वो दूसरे स्टेज पर पहुंच चुका है। डॉक्टर ने कहा कि अगर तुरंत इलाज शुरू हुआ तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन इसके लिए लाखों रुपयों की ज़रूरत थी। अनन्या के पास कुछ ही 1,000 रुपये बचे थे। जब राहुल को अपनी बीमारी का पता चला तब भी उसे अपनी चिंता नहीं थी। उसे बस ये डर सता रहा था कि उसके बाद अनन्या का क्या होगा। अनन्या उसका हाथ थामे किसी छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने जान से प्रिय भाई को कैसे बचाए। डॉक्टर ने राहुल को 1 हफ्ते के लिए भर्ती करने को कहा। अनन्या ने बिना सोचे समझे अपने पास जमा सारे पैसे अस्पताल में जमा कर दिए। उसने फैसला कर लिया कि वो अपनी पढ़ाई रोक देगी, सेमेस्टर फ्रीज कर देगी और भाई को बचाएगी। मदद की उम्मीद से वो सबसे पहले अपने पिता के घर गई। उसके दादाजी ने उसकी सूरत तक देखने से मना कर दिया और उसके चाचा ने उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अपने खून के लोग इतने निर्दयी हो सकते हैं। इसके बाद वो अपने मामा के पास पहुंचे, लेकिन उन्होंने भी अनन्या को कुलक्षणी और बदचलन कहकर घर से निकाल दिया। उन्होंने वही कड़वे शब्द कहे जिनकी उसे उम्मीद थी। अनन्या पूरी तरह बेबस हो चुकी थी। उसका मन कर रहा था कि वो चीख चीख कर रोए। उसे अपने भाई की हालत देखी नहीं जा रही थी और उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि राहुल की बीमारी के बारे में जानकर अनन्या ग्लानि से भर गई थी। डॉक्टर ने उससे साफ कहा था कि यदि कुछ महीने पहले ही जांच हो जाती तो इलाज आसान और सस्ता होता। अनन्या को याद आया कि पहले भी 3-4 बार राहुल की तबीयत खराब हुई थी, पर उसने इस मामूली थकान समझकर टाल दिया था। अब न राहुल के पास नौकरी थी और ना ही कोई जमा पूंजी। 2 दिनों तक गहरे सोच विचार के बाद अनन्या ने एक कठिन फैसला लिया। वो राहुल के ऑफिस गई ताकि उसके बॉस से आर्थिक मदद मांग सके। वहां पहुंचते ही बॉस राजेश उसे अजीब नजरों से देखने लगा। मैडम, मैं मदद तो कर दूं, पर बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। आप तो जानते हैं, आजकल मुफ्त में कोई किसी का काम नहीं करता। राजेश ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। अनन्या भावुक होकर बोली, मेरे लिए जो मुमकिन होगा मैं करूंगी। अगर आप कहें तो मैं 1 साल तक बिना वेतन के आपके ऑफिस में पार्ट टाइम काम करने को तैयार हूं। अरे अनन्या जी, कैसी बातें कर रही हैं? आपके कोमल हाथ काम करने के लिए नहीं बने। ये कहकर राजेश ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। अनन्या को तुरंत माजरा समझ आ गया। उसने झटके से अपना हाथ पीछे खींचा और गुस्से में खड़ी हो गई। आप एक बेहद गिरे हुए इंसान हैं। मुझे लगा था आप में इंसानियत होगी, पर आप भी उन्हीं दरिंदों की तरह है जो मजबूरी का फ़ायदा उठाना जानते हैं। ज़्यादा शरीफ बनने की ज़रूरत नहीं है। लड़की, तुम कहीं भी जाओगी, हर कोई तुम्हारे इस रूप का सौदा ही करेगा। राजेश पीछे से चिल्लाया। अनन्या बिना पीछे मुड़े ऑफिस से बाहर निकल गई। अनन्या के जाते ही राजेश ने फ़ोन उठाया और कबीर सिंघानिया को कॉल लगाया। सर,
खुशखबरी है, जिस राहुल को आपने निकलवाया था, उसकी बहन आज गिड़गिड़ाती हुई मेरे पास आई थी। राहुल को कैंसर है, वो मरने वाला है। गरीब लोग इस बीमारी से ज़्यादा नहीं लड़ सकते। राजेश को लगा कि कबीर की दुश्मनी राहुल से है। वो ये नहीं जानता था कि कबीर का असली निशाना अनन्या थी। कबीर की भारी आवाज़ गूंजी, उसे 2 दिन बाद दोबारा बुलाना और इस बार मदद करने का नाटक करना। कबीर जानता था कि अगर उसने तुरंत अनन्या को बुलाया तो वो कभी नहीं आएगी। उसे और टूटने देना जरूरी था। अनन्या मदद के लिए प्रिया के घर भी गई, लेकिन कौशल्या देवी ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया। उन्होंने चालाकी से प्रिया को लंदन अपनी बहन के पास भेज दिया था, जहां उसकी शादी की तैयारियां गुपचुप तरीके से की जा रही थी। प्रिया का फोन बंद था और वो अपनी नई जिंदगी की व्यस्तता में अनन्या को जैसे भूल ही गई थी। 2 दिन बाद अनन्या को फिर से ऑफिस से फोन आया। राजेश ने अपने पुराने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और मदद का भरोसा दिलाया। अनन्या जब उम्मीद लेकर ऑफिस पहुंची तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सामने राजेश की कुर्सी पर कबीर सिंघानिया शान से बैठा था। उसके चेहरे पर वही जहरीली मुस्कान थी। अनन्या का दिल डूबने लगा। मुझे लगता है अब तुम्हारा माफ़ी मांगने का वक्त आ गया है, मिस अनन्या। कबीर ने अपने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा। अनन्या खौफ के मारे काँप रही थी, पर उसमें हिम्मत जुटाकर छोटे छोटे कदम बढ़ाए और उसके पास जाकर खड़ी हो गई। कबीर ने उसे बैठने का इशारा किया। सुना है तुम्हें मदद चाहिए? जी कबीर भाई, मुझे राहुल के इलाज के लिए। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, कबीर अचानक दहाड़ा। अनन्या ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। अब उसे समझ आ गया था कि कबीर उससे क्या चाहता है। उसने अपनी रूह को पत्थर बनाकर सीधे उसकी आंखों में देखा। मेरे भाई की जान खतरे में है, क्या आप उसके इलाज के लिए मुझे पैसे दे सकते हैं? कबीर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और संजीदगी से पूछा, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? कबीर सिंघानिया को न जाने क्यों अब अनन्या इस रूप में अच्छी नहीं लग रही थी। वो तो यही चाहता था कि वो अनन्या को अपनी मिन्नतें करने पर मजबूर कर दे, लेकिन अब जब वो वास्तव में उसके सामने हाथ फैलाए खड़ी थी तो कबीर का दिल एक अजीब सी उथल-पुथल महसूस कर रहा था। शुरुआत में मुझे 1 लाख रुपए चाहिए और इसके बाद भी काफ़ी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, अनन्या ने सिसकते हुए कहा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कबीर ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा, जिससे अनन्या बुरी तरह चौंक गई। मेरे सामने ये बिना मतलब के आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक तुम्हारी मदद की बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो कुछ पल रुका, फिर उसके सर में एक बर्फीली ठंडक आ गई। बदले में तुम्हें मेरे साथ 1 रात गुजारनी होगी। इसके बाद ना तुम मुझे जानती हो ना मैं तुम्हें। हमारा कोई नाता नहीं रहेगा और मैं तुम्हारे भाई के इलाज का सारा पैसा भी दे दूंगा। कबीर अपनी पिछली बात पर जोर देते हुए उसे याद दिलाने लगा कि अगर उस रात उसने चुपचाप उसकी बात मान ली होती तो आज उसे इस तरह गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। अनन्या के पास इस बात का बहुत सटीक उत्तर था, पर उसने अपनी जबान पर लगाम लगा ली। मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूँ, अनन्या ने अपनी आत्मा को पत्थर बनाकर कहा। लेकिन आपको मुझसे शादी करनी होगी, चाहे आप एक ही रात के लिए मुझसे फेरे ले और मांग भरे। जब तक आपका मन चाहे आप मुझे अपने साथ रख ले, मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन बिना शादी के मैं ये अपवित्र कदम नहीं उठा पाऊंगी। कबीर के होठों पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। वो उसकी ओर थोड़ा झुका और बोला,
ये प्रस्ताव तो मुझे मेरे प्रस्ताव से भी ज़्यादा आकर्षक लग रहा है। यानी तुम्हारा कहना है कि मैं जब तक चाहूँ तुम्हारे साथ वक्त बिताऊं और जब मन भर जाए तो तुम्हें छोड़ दूं। अनन्या ने अपने टूटते हुए वजूद के साथ सिर हाँ में हिला दिया। ठीक है, मुझे स्वीकार है, लेकिन ये शादी अभी इसी वक्त होगी और इस बारे में किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो अंजाम की जिम्मेदारी तुम खुद होगी। तुम्हारा भाई कैंसर से मरे या ना मरे, मैं उसे अपने हाथों से मार डालूंगा। कबीर अनन्या को लेकर शहर से दूर वाले फार्म हाउस पर आ गया। वहां उसने अपने एक सबसे विश्वास पात्र आदमी के जरिए एक पंडित का प्रबंध करवाया था। फार्म हाउस पर कबीर के कुछ दोस्त और लड़कियां पहले से मौजूद थे, जो इस तमाशे को देखने के लिए उत्सुक थे। अनन्या ने सबको अनदेखा किया और एक कोने में जाकर बैठ गई। किसी ने उसके सिर पर लाल रंग की चुनरी डाल दी। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की गई। अनन्या अपने हाथों की लकीरों को देख रही थी और सोच रही थी कि कोई इतना अभागा कैसे हो सकता है कि उसे अपनी मर्यादा की कीमत अपने भाई के जीवन से चुकानी पड़ रही है। कबीर और अनन्या ने अग्नि के सामने 7 फेरे लिए। कबीर ने उसके गले में मंगलसूत्र बांधा और उसकी मांग में सिंदूर भरा। पूरे समय अनन्या का शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। जब शादी की पूरी रस्में खत्म हो गई तो कबीर उसके पास जाकर बैठा। अनन्या अनचाहे ही उससे दूर हटने लगी। कबीर ने झटके से उसका हाथ अपनी मजबूत पकड़ में दबोचा और उसके कान के पास झुककर भारी आवाज में बोला, अब मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें खुद में विलीन कर दूंगा। अनन्या अपनी जगह पर जड़ हो गई थी। कबीर जो कहता था वो कर गुजरता था। इसका आभास अब उसे भली भांति हो गया था। थोड़ी देर बाद सभी मेहमान जा चुके थे। अनन्या अभी भी उसी स्थान पर स्तब्ध बैठी थी। कबीर ने नौकरों को इशारा किया कि उसे कमरे में पहुंचा दे और खुद टहलने के लिए बगीचे में चला गया। उसने अपनी जिद तो पूरी कर ली थी, लेकिन अब उसके दिल पर एक अज्ञात बोझ सवार था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे जीत की खुशी क्यों नहीं हो रही। उसे तो अनन्या से बदला लेना था और अब वो उसकी पत्नी बनकर उसके पूर्ण नियंत्रित में थी। अचानक उसके मन में उस रात का वो मंजर घूमने लगा जब अनन्या ने उसे थप्पड़ मारा था। जैसे ही वो थप्पड़ याद आता, कबीर के अहंकार के मीनार फिर से ऊंचे होने लगते। उसने खुद को विश्वास दिलाया कि ये दया नहीं, केवल उसका बदला है। रात गहराने पर जब कबीर कमरे में दाखिल हुआ तो अनन्या बिस्तर के सहारे आंखें मूंदे लेटी हुई थी। कमरे के सन्नाटे में उसकी भारी सांसों की आवाज कबीर के कानों से टकरा रही थी। कबीर का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो लड़की इस वक्त बेहद मासूम और कोमल लग रही थी। कबीर को पहली बार ये एहसास हुआ कि वो अब उसकी पत्नी है और उस पर उसका पूरा अधिकार है। ये विचार आते ही उसके मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। वो अनन्या के पास जाकर बैठ गया। जैसे ही कबीर ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया, अनन्या हल्का सा कसमसाई। उसने जैसे ही आंखें खोली और सामने कबीर को देखा, उसका पूरा वजूद कांप उठा। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। दुपट्टे से बेपरवाह उसका व्यक्तित्व कबीर के संयम को चुनौती दे रहा था। कबीर ने आगे बढ़कर अनन्या के बालों की एक लट को अपनी उंगली में लपेटा और अपना माथा उसके माथे से टिकाते हुए भावुक स्वर में कहा, तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। उसके स्वर में एक अजीब सी तपन थी। अनन्या की हथेलियां पसीने से भीग गई थी। कबीर ये देखकर दंग रह गया। आज से पहले वो कई लड़कियों के करीब गया था,
लेकिन किसी ने भी उसकी निकटता पर ऐसा व्यवहार नहीं किया था। अनन्या की इस घबराहट से साफ था कि वो कितनी पवित्र है और आज से पहले किसी पुरुष ने उसे इस तरह छुआ नहीं था। ये सोचकर कबीर का अहंकार और गर्व और भी बढ़ गया। तुम जानती हो ना कि तुम यहाँ क्यों लाई गई हो? कबीर ने फुसफुसाते हुए पूछा। अनन्या ने खामोशी से सिर हिला दिया। कबीर तो उस पर अपना गुस्सा उतारना चाहता था, उसे अपनी नफरत का निशाना बनाना चाहता था, लेकिन उसके सौंदर्य और शालीनता के सामने वो खुद को बेबस महसूस करने लगा। उसने हाथ बढ़ाकर कमरे की लाइट बंद कर दी। जैसे जैसे रात ढलती गई, अब्बीर का गुस्सा प्यार में बदलने लगा। उसने अनन्या को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, बल्कि उसे बहुत कोमलता से अपने करीब रखा। अगली सुबह जब अनन्या की आंख खुली तो वो कबीर के सीने पर सिर रखकर सो रही थी। उसने गौर से कबीर के चेहरे को देखा। वो वास्तव में बेहद आकर्षण था, किसी भी लड़की का सपना। काश इस इंसान का दिल भी इसके चेहरे जैसा सुंदर होता, उसने मन ही मन सोचा और अनचाहे ही कबीर की मूंछों के साथ शरारत करने लगी। उसी क्षण कबीर ने आंखें खोल दी। अनन्या ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली, पर कबीर उसे देख चुका था। वो काफी देर से अनन्या की नजरों की तपिश महसूस कर रहा था। तुम मुझे जी भरकर देख सकती हो अनन्या, अब मैं तुम्हारा ही हूं, कबीर ने उसे और करीब खींचते हुए कहा। अनन्या उसकी गिरफ्त में कसमसा कर रह गई। कबीर फिर से उससे छोटी छोटी शरारतें करने लगा, पर तभी अनन्या ने झटके से उसका हाथ हटाया और उठकर खड़ी हो गई। कबीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी ओर खींचा और कठोरता से पूछा, ये क्या बदतमीजी है? क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? आप मुझे सिर्फ एक रात के लिए यहाँ लाए थे, आपका समय पूरा हो गया है। अनन्या ने बहुत मुश्किल से ये शब्द कहे। शायद तुम भूल रही हो, तुमने ही कहा था कि जब तक मेरा मन चाहे मैं तुम्हें अपने साथ रख सकता हूँ। कबीर ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत की, जिससे अनन्या दर्द से करा उठी। रात को ही कबीर ने राहुल के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में पैसे भिजवा दिए थे। ऑपरेशन सुबह होना था। तभी अचानक कबीर का फोन बजा। जैसे ही उसने फोन कान से लगाया, उसके पैरों तले जमीन निकल गई। राहुल का निधन हो गया था। समय पर ऑपरेशन ना शुरू हो पाने और शरीर के अंगों के काम करना बंद करने की वजह से उसने दम तोड़ दिया था। कबीर ने एक नज़र अनन्या पर डाली, जो सवाली नज़रों से उसे देख रही थी। कबीर तुरंत खड़ा हुआ और उसका हाथ पकड़कर बोला, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें अस्पताल चलना है। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे ये खबर कैसे दे। पूरे रास्ते वो खामोश रहा। अनन्या ने 2 बार पूछने की कोशिश की, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बीच बीच में राहुल को लेकर अजीब से सवाल कर रहा था। अस्पताल पहुंचकर जब कबीर ने उसे बताया कि राहुल अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो अनन्या जैसे जानहीन होकर वही जमीन पर गिर पड़ी। उसने अपना सीना पीट पीट कर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अस्पताल के बरामदे में अनन्या को संभालना कबीर के लिए नामुमकिन होता जा रहा था। वो ना तो अनन्या को इस हाल में अकेला छोड़ सकता था और ना ही उसके पास रुक सकता था, क्योंकि अंतिम संस्कार की सारी औपचारिकताएं उसे ही पूरी करनी थी। कबीर ने बड़ी मुश्किल से अनन्या को संभाला और उसे अपने एक सबसे विश्वसनीय दोस्त की पत्नी की देखरेख में छोड़ा। अनन्या की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि वो बार बार सुध-बुध खोकर बेहोश हो जाती थी। दूसरी तरफ कौशल्या देवी को भी कबीर और अनन्या की अचानक हुई शादी की खबर मिल चुकी थी। वो गुस्से और अपमान से तिलमिला रही थी। जब उन्होंने कबीर से इस बारे में जवाब मांगा तो कबीर ने 2 टूक कह दिया, मम्मा,
फिलहाल मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। अभी स्थिति गंभीर है। समय आने पर मैं आपको सब कुछ स्पष्ट कर दूंगा। राहुल के अंतिम संस्कार से लेकर उसे विदा करने तक की सारी जिम्मेदारी कबीर ने एक छोटे भाई की तरह निभाई। रात को जब कबीर घर वापस आया, अनन्या कमरे के एक कोने में घुटनों के पर सिर रखे सिसक रही थी। जैसे ही कबीर ने उसके सिर पर हाथ रखा, वो उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा था कि कबीर उसे ठुकरा देगा या इस मुश्किल घड़ी में अकेला छोड़ देगा, लेकिन कबीर एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं हुआ। वो साए की तरह हर वक्त उसके साथ खड़ा रहा। कबीर ने कौशल्या देवी को स्पष्ट शब्दों में समझा दिया था, अनन्या अब मेरी पत्नी है और सिंघानिया खानदान की बहू है। मैं चाहता हूं कि उसे इस घर में वही सम्मान मिले जो एक बहू का अधिकार है। प्रिया भी अपनी सहेली की खबर सुनकर तुरंत वापस आ गई थी। वो अनन्या के लिए बहुत खुश थी, लेकिन अनन्या का मन अब शांत हो चुका था। वो अक्सर घंटों दीवार को एकटक निहारती रहती। उसे रह रहकर यही लगता कि वो अपने भाई की मौत की जिम्मेदार है। यदि उसने पहले ही राजेश की मदद ले ली होती या जिद न की होती, तो शायद राहुल आज जीवित होता। एक दिन जब अनन्या ने अपने इन ख्यालों को कबीर के सामने रखा, तो कबीर ने उसे प्यार से डांटा। उसने अनन्या को समझाते हुए कहा, अनन्या, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ईश्वर को यही मंजूर था। खुद को दोष देना बंद करो। तुमने अपने भाई को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये तुम्हारी महानता है, कमजोरी नहीं। अनन्या को डर था कि कबीर उसे छोड़ देगा, लेकिन कबीर ने समाज और दुनिया के सामने गर्व से अपनी शादी का ऐलान किया। 2 वर्ष बीतने के पश्चात जब अनन्या ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली, तब कबीर ने पूरे धूमधाम और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ दोबारा उससे विवाह किया। कबीर के भीतर अब अहंकार या बुराई का कोई नामो निशान नहीं बचा था। वो बिल्कुल वैसा ही आदर्श इंसान बन गया था जैसी अनन्या ने हमेशा कामना की थी। कौशल्या देवी ने भी खुशी खुशी अनन्या को अपनी बहू के रूप में अपना लिया था, क्योंकि वो जान गई थी कि उनके बेटे की खुशी इसी में है। कभी नफरत और मजबूरी के धागों से बुना गया ये रिश्ता अब एक अटूट और सच्चे प्यार में तब्दील हो चुका था, जिसने दोनों की दुनिया को हमेशा के लिए रोशन कर दिया।